morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So as you know that we have started the revising the term 2 syllabus. So we have started the production function chapter. So in today's class we are going to start the concept or the topic, that is the law variable proportion or the returns to a factor. Okay? So let's get started. The concept is law of variable proportion. So law of variable proportion जो है वो किस में आता है? आपका आता है प्रोडक्शन फंक्शन की एक, आपने टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था ना, जिसमें शॉर्ट रन और लॉन्ग रन था. लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जिसमें था कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का बेसिकली क्या था कि इसमें क्या होता है कि शॉर्ट रन में एक फैक्टर फिक्स्ड होता है और सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल होते हैं. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि प्रोड्यूसर बस अपना एक फैक्टर को ही एक फैक्टर वेरिएबल जो भी फैक्टर है उसी को ही चेंज कर पाएगा, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो उसके फिक्स्ड रहेंगे. तो जो भी थियरी, जो भी लॉ एप्लीकेबल होता है इन दी शॉर्ट रन, उसको बोलते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन. इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर. रिटर्न्स टू अ फैक्टर. ठीक है, अगर आपके एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल एंड द डायग्राम, तो अब ये मत कंफ्यूज होइएगा कि ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर क्या है. लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, जिसमें वही सेम चीज़ है कि कोई भी प्रोड्यूसर वो तब तक प्रोड्यूस करता है, बट जैसे ही वो अपने फुल एम्प्लॉयमेंट में पहुंच जाता है. फुल एम्प्लॉयमेंट होने का मतलब है कि वॉट एवर ही और शी हैज़ द रिसोर्सेज, जब तक उसका उन सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमली यूटिलाइज कर लेता है, फुलर यूटिलाइजेशन कर लेता है, उसके बाद जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, मतलब जो भी प्रोडक्ट का मार्जिनल प्रोडक्ट है, इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. मतलब जैसे कोई भी प्रोड्यूसर है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ प्रोड्यूसर, मेरे पास डिफरेंट क्या है, डिफरेंट इनपुट्स दे रखे हैं, उन इनपुट का मैं प्रॉपरली यूटिलाइजेशन कर रही हूँ. उन जो भी सारे आपके इनपुट्स हैं उनका तब तक यूटिलाइजेशन होगा जब तक वो है. एक लिमिट के बाद उनका क्या होना चाहिए लगेगा, स्टार्ट्स टू फॉल. क्यों? प्रोडक्शन इसलिए फॉल होने लगेगा क्योंकि सारे फैक्टर्स क्या है, फिक्स्ड है. अब मशीन की भी कुछ लिमिट होगी, वो लिमिट तक ही उतना प्रोडक्शन कर पा सकती है, बट जब उसका ओवर यूटिलाइजेशन होगा, ओवर यूज हो जाएगा किसी भी मशीन का, किसी भी फिक्स फैक्टर का, उसके बाद जो भी प्रोडक्शन होगा वो फॉल करने लगेगा. तो यहाँ पे जो भी वेरिएबल फैक्टर है वो वेरिएबल फैक्टर बस एक लेके चल रहे हैं हम लोग. वो वेरिएबल फैक्टर क्या है? दैट इज लेबर. यहाँ पे कोई भी प्रोड्यूसर अपने वेरिएबल फैक्टर में चेंज कर सकता है. फॉर एग्जांपल वो अपने लेबर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है क्योंकि उसको प्रोडक्शन बढ़ाना है, बट वो अपनी मशीन्स को, वो अपने लैंड को और जो अदर टेक्नोलॉजी है उनमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता है. क्यों? क्योंकि सारे फैक्टर वो यहाँ पे फिक्स लेके चल रहे हैं. ठीक है, तो जैसे कोई एग्जांपल ले लीजिए, एक लैंड है, उस पर प्रोडक्शन हो रहा है और मशीन्स उस पर लगाई गई हैं, इंस्टॉल की गई हैं, तो एक लिमिट तक ही वो प्रोडक्शन करेंगे, फिर उसके बाद वो उतना प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे. तो यही लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी बताता है कि इनिशियली क्या होता है कि जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, या टीपी क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट आप देखते होंगे कि इंक्रीज करता है, बट बाद में क्या होने लगता है, उसका जो भी चेंजेस आने लगता है एक पॉइंट के बाद स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन हमारा कम हो रहा है और एमपी आता कहाँ से है? विद द हेल्प ऑफ द टीपी. ठीक है, तो यही कह रहा है कि द लॉ सेज दैट द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर इनपुट. मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब जो भी हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका जो भी मार्जिनल प्रोडक्ट है, उसका क्या है, फैक्टर इनपुट, जो भी इनपुट है वो इनिशियली क्या हो रहा है, राइज कर रहा है. ठीक है, प्रोडक्शन शुरू में राइज हो रहा है अंटिल दी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब कि कोई भी रिसोर्सेज जिसको हम लोग यूज करें उसका एक एक्सट्रीम लिमिट है, वहां तक वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. बट आफ्टर रीचिंग दी दैट पॉइंट, वो अपना जो भी फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का हो जा रहा है, उस पॉइंट के बाद जो भी आपका मार्जिनल प्रोडक्ट है, इट स्टार्ट्स टू डिक्लाइन. वो क्या हो रहा है,
डिक्लाइन होने लग रहा है। ठीक है, ओके। अब इसमें बात आती है कि अजम्पशन। अजम्पशन हम लोग क्या लेके चलेंगे? तो सबसे पहला अजम्पशन यहाँ पे यही है कि फर्स्ट कि ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग सबसे पहला अजम्पशन ये लेके चलेंगे कि यहाँ पे बस एक ही फैक्टर है, वो वेरिएबल है। अब लेबर भी हो सकता है, कोई रॉ मटेरियल ले लिया, कोई भी हो सकता है, तो एक ही फैक्टर यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है। फिर कह रहा है कि ऑल अदर फैक्टर्स, जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स आर फिक्स्ड। ठीक है, और जो भी अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है, फिक्स्ड है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर बात आती है कि इट इज द शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन। ये जो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन है वो क्या है, शॉर्ट पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन है, मतलब शॉर्ट रन में ही ये होता है। फिर है कि फैक्टर प्रोपोर्शन इज वेरिएबल, जो भी फैक्टर का प्रोपोर्शन है, मतलब कौन सा फैक्टर कितने प्रोपोर्शन में लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी जितने भी फैक्टर्स लिए गए हैं, लेबर लिए गए हैं, कैपिटल लिया गया है, वो क्या है, वेरिएबल है। मतलब इट इज अप टू द प्रोड्यूसर कि वो प्रोड्यूसर के ऊपर ही है कि वो कैपिटल की साइज को बढ़ा भी सकता है, या वेरिएबल है कि वो लेबर को भी बढ़ा सकता है, वो उसके ऊपर है कि उसको जितनी रिक्वायरमेंट है उसमें ही चेंज कर लेगा। फिर आता है कि यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आती है होमोजीनियस में। वेरिएबल फैक्टर की यूनिट, वेरिएबल फैक्टर की यूनिट होने का मतलब है, होमोजीनियस होने का मतलब है कि वो जो भी लेबर या कोई भी वेरिएबल फैक्टर को हायर कर रहा है, उसकी जो भी यूनिट है 5, 10, 15, 16, 80, 20, उस यूनिट को क्या करेगा, वो होमोजीनियस है। होमोजीनियस मतलब इक्वली एफिशिएंट है। ऐसा नहीं कि एक बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है तो दूसरा उससे कम है, या उससे कुछ ज़्यादा ले लिया तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन में चेंज हो जाएगा। इसीलिए बोला जा रहा है कि जो भी वो फैक्टर्स को लगा रहा है, जो भी वेरिएबल, वो क्या है, होमोजीनियस है, मतलब इक्वली एफिशिएंट है। फिर आता है टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज। अब जो भी वो प्रोडक्शन में टेक्निक लगा रहा है कि वो ऐसे प्रोडक्शन करेगा, उस केस में जो भी उसकी टेक्निक्स हैं वो टेक्निक क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ऐसा नहीं है कि अभी वो टेक्निक कुछ और लगा रहा था बट उसको लग रहा है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो अपनी टेक्निक चेंज कर देगा। चेंज कर देगा तो देखिए, जो हम लोग लॉ लेके चल रहे हैं कि शुरू में इंक्रीज होगा फिर बाद में स्टार्ट्स टू फॉल, बट जैसे आप ये समझ लो कि अगर ये यहाँ तक प्रोडक्शन कर रहा है, फिर उसको यहाँ पे लग रहा है कि टेक्निक उसकी चेंज करनी चाहिए, यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अपनी टेक्निक चेंज कर दी, तो आपको लग रहा है कि ये डाउन होगा, नहीं, ये और बढ़ता चला जाएगा। क्यों? और जब ये और बढ़ता चला जाएगा तो जो भी हम लोग एक अपनी लॉ लेके चल रहे हैं कि इट स्टार्ट्स टू फॉल, वो वॉइड हो जाएगी, मतलब वो कैंसिल हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी। इसीलिए बोला जा रहा है कि टेक्निक्स जो भी यूज किया जा रहा है प्रोडक्शन में, दैट विल बी द कांस्टेंट। वो क्या होगी, कांस्टेंट ही होगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर आपके पास आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन दी, अब तो आपका टर्म में आपको पूरा इलाबोरेट ही करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आता है एक्सप्लेन दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ द स्केड्यूल एंड द डायग्राम, तो सबसे पहले आप एक स्टेटमेंट में लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है वो बताओगे, कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है, कि इनिशियली एमपी क्या है, वो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक इंक्रीज होता है, बट आफ्टर रीचिंग द सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद इट स्टार्ट्स टू फॉल, ये फॉल करने लगता है। बाकी उसके बाद हम क्या बताएंगे, इसके अजम्पशंस। अजम्पशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होगा कि अगर हम कोई चीज़ आप मैथ्स पढ़ते थे तो शुरू में हम लोग एक अजम्पशन ले लेते थे, लेट द जो भी मिसिंग है बी एक्स, उस अजम्पशन पे ही बेस आके पूरी थियोरी होती है। सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर अजम्पशन नहीं है तो वो कुछ भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक अजम्पशन ले, जितने भी सारे अजम्पशन है कि वेरिएबल फैक्टर होगा, एक ही वेरिएबल फैक्टर होगी और सारे फैक्टर फिक्स्ड होंगे, टेक्निक जो है प्रोडक्शन की वो क्या होगी, चेंज नहीं होगी, जो यूनिट है वेरिएबल फैक्टर की वो क्या होगी, होमोजीनियस होगी, दैट मीन्स इक्वली एफिशिएंट होगी, और जो भी जिस प्रपोर्शन में वेरिएबल्स फैक्टर्स को ले रहे हैं वो भी क्या हो सकते हैं, वेरिएबल हो सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, इसका हम लोग को एक स्केड्यूल बनाएंगे, देन डायग्राम बनाएंगे एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो एक स्केड्यूल बनाते हैं इसका, यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर टीपी एंड एमपी, यूनिट
यूनिट्स। देखिए यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर को इसमें ले रहा है क्योंकि फिक्स फैक्टर तो चेंज होगा नहीं, तो यूनिट किसके लेगा आखिर, वेरिएबल के लेगा। ठीक है, ये हो गया यूनिट्स। नेक्स्ट विल बी टीपी एंड एमपी। ठीक है, क्या है 0 to 9 है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, फिर इसका टीपी लेते हैं। अब देखिए जब वेरिएबल फैक्टर 0 है तो प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, वो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, फिर है आपका 2 5 9 12, 2 5 9 12 14 14 15 15 14 एंड 12। अब आपको पता होगा इतने दिन में हम लोगों ने ये तो सीख ही लिया कि हाउ वी कैलकुलेट दी एमपी। एमपी निकालना मेरे को जहाँ तक मुझे लगता है ये बताना नहीं पड़ेगा। एमपी क्या होता है, एमपी इज इक्वल टू टीपी एन माइनस 1। इसमें से हम लोग क्या करते चलेंगे, माइनस करते जाएंगे। 2 - 0 2 3 4 3 2 1 0 -1 -2। ठीक है, यही हो गया आपका 2 3 4 3 2 1 0 -1 -2। ठीक है, ये आपका टेबल बन गया। सबसे पहले आप बताओगे लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है। नेक्स्ट यू विल टेल दी यस अजम्पशन एंड नेक्स्ट दी आपको ये स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। बाकी अब क्या बनाना है हमको, अब हमको इसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम भी हम लोगों ने सीखा ही है ना, ऐसा नहीं है कि हम लोग को पता नहीं है, ये सब सारी चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका। इस पे हम लोग क्या लेते हैं, टीपी एंड एमपी। इस पे हम लोग लेंगे यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। ठीक है, अब इस पे वैल्यूज जो भी आप उसको प्लॉट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, इसमें 2 का गैप ले लेते हैं हम लोग, 2 चलिए 1 को ही लेके चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, इधर हो जाएगा -1 -2। आपके पास ये पूरा डायग्राम हो गया, मतलब एक वो बन गया। अब आप क्या कर सकते हो, इस पे प्लॉट कर लीजिए। ठीक है, अब 0 पे 0 हो गया, नेक्स्ट 1 पे 1 यूनिट पे 2, 2 पे 5, ठीक है, 3 पे 9, 4 पे 12, 5 पे 14, 6 पे 15, 7 पे भी 15 होगा, 8 पे 14 और 9 पे 12। ठीक है, अब ये सारे पॉइंट्स मिल गए हमको। अब हम इसको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं।
सो दिस विल बी योर टीपी। ठीक है, ये आपका टीपी हो गया। नेक्स्ट आपको क्या करना है, इसी तरह आपको एमपी बना लेना है। ठीक है, एमपी क्या है आपका, कोई मतलब नहीं है इसका। देन 1 पे 2, 2 पे 3, 3 पे 4, 4 पे 3, 5 पे 2, 6 पे 1, 7 पे 0, 8 पे -1, 9 पे -2। ये हो गया आपका मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, टीपी एंड एमपी। अब देखिए इसमें, अब हम लोग का ये डायग्राम बन गया। नेक्स्ट हमें इसके साथ क्या करना है, रिलेशन पढ़ना है। ठीक है, अब इसको इसने फेज में, अलग अलग फेज में डिवाइड कर दिया है। फेज होने का मतलब है कि किस केस में एमपी इंक्रीज हो रहा है, कब एमपी क्या हो गया, 0 हो गया है, और किस केस में एमपी बिकम्स दी निगेटिव। अब देखिए टिल दी थर्ड यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, थर्ड यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का देखिए मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कैसे, 2, 3, 4 इंक्रीज कर रहा है। फिर आइए फोर्थ यूनिट में देखिए, फोर्थ यूनिट से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है इट स्टार्ट्स टू फॉल, ये फॉल करने लगा, 3, 2, 1 एंड इट ऑल्सो बिकम्स दी 0 भी बन गया। बट at the 8th unit of the variable factor, 8 और 9 पे it becomes the negative। देखिए निगेटिव हो गया ना, -1 एंड -2। ये सिंपली यही बताता है, अगर जिस्ट बताते हैं कि शुरू में क्या है, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर को प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, यूज कर रहा है। ठीक है, एक लिमिट तक, जैसे आपको ये है कि मैं आपको 4 आवर्स 5 आवर्स 6 आवर्स पढ़ाती रहूँ, कंटिन्यूसली आपको पढ़ाती हूँ, बट ठीक है आप पढ़ रहे हो, शुरू में पढ़ो, बट एट द एंड आपका क्या होगा कि जब एक ओवर हो जाएगा तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अब लगेगा कि ये कौन क्या बोल रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, वो सारी चीज़ें बाहर जाने लगेंगी। सेम चीज़ है कि अगर कोई भी मशीन है, ठीक है, कोई भी डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ किया जा रहा है, तो एक लिमिट तक ही वो क्या करेंगे, अच्छा प्रोडक्शन देंगे, क्योंकि शुरू में मशीन तो एकदम न्यू है, तो उसका जो भी उससे थ्रू जो भी प्रोडक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, अच्छा करेगा। बट एक लिमिट के बाद अगर उसी सेम मशीन को, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मशीन फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते हैं, उसको ही हम लोग जब कंटिन्यूसली यूज़ करने लगेंगे तो जो भी उसकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी, उसकी प्रोडक्टिविटी एकदम कम होने लगेगी। तो जब तक उसका प्रोडक्टिविटी बढ़ रही थी तो आप देखो एमपी भी बढ़ रहा था, 2, 3, 4 ये सब एमपी बढ़ रहा था। बट एक लिमिट के बाद इसका ओवर यूज होने की वजह से जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो क्या होने लगा, फॉल करने लगा। मतलब अब जो भी प्रोडक्शन हो रहा था, हम लोग वेरिएबल फैक्टर तो इधर बढ़ा रहे थे, लेबर्स को बढ़ा रहे थे, बट जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो उतना ज़्यादा नहीं हो पा रहा। एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम लोग और वेरिएबल फैक्टर में चेंज किए, मतलब लेबर में और भी चेंज कर रहे हैं, बट जो भी हमारे पास मशीन है वो ऑलरेडी एकदम डिप्रिशिएटेड होती चली जा रही है, ऑब्सोलेट हो गई है, ओवर यूज होने की वजह से उसका प्रोडक्शन डिक्रीज होने जा रहा है। यही सेम रिलेशन आपको कौन बताता है, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, कि इनिशियली क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल तक पहुंचने से तक वो क्या करता है, एमपी इंक्रीज करता है, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ पे 2, 3, 4 यहाँ तक इंक्रीज किया, बट आफ्टर रीचिंग द सर्टेन पॉइंट, एक पॉइंट पे पहुंचने के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स टू फॉल, मार्जिनल प्रोडक्ट क्या करने लगता है, वो फॉल करने लगता है। यही रिलेशन बताता है बेसिकली दी लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ वेरिएबल प्रपोर्शन यही रिलेशन बताता है। ठीक है, अच्छा देखिए इसी को क्या कर दिया है कि फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न देखिए यहाँ पे आप लोग ले सकते हो, ये 2, 3, 4 ये फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फेज है जहाँ पे यहाँ पर यहाँ तक क्या हो रहा है कि एमपी इंक्रीज हो रहा है, तो ये फर्स्ट फेज को हम लोग बोलेंगे फेज ऑफ द इंक्रीजिंग रिटर्न, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड बोलेंगे ये
ये बोलेंगे फेज, सेकेंड फेज है जिसको बोलेंगे फेज ऑफ द डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड एमपी ऑल्सो एंड एमपी ऑल्सो बिकम्स दी जीरो, मार्जिनल प्रोडक्ट मतलब अब प्रोडक्शन जीरो हो गया। थर्ड आता है थर्ड फेज, फेज ऑफ द निगेटिव रिटर्न। इस फेज ऑफ द निगेटिव रिटर्न में क्या हो रहा है, एमपी बिकम्स निगेटिव। पहले फेज में फेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न है जिसपे एमपी इंक्रीज हो रहा है। सेकेंड फेज है फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, डिमिनिश मतलब फॉल करना, इसमें एमपी ऑल्सो बिकम्स द जीरो, एमपी जीरो भी होता चला जा रहा है। नेक्स्ट आता है फेज ऑफ द निगेटिव रिटर्न इन विच द एमपी बिकम्स द निगेटिव। सेम चीज है, देखिए इसी फेज को एक प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है। When TP increases at the increasing rate, MP rises. जब TP देखिए इंक्रीज कर रहा है विद द इंक्रीजिंग रेट, मतलब 2, 5, 9 इनका जो भी गैप है, जब TP इंक्रीज कर रहा है तो MP भी देखिए इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका कॉज क्या है, मतलब क्यों फर्स्ट में दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट कॉज कह रहा है कि better utilization of the fixed factor, मतलब when increased quantity of the variable factor is combined with the fixed factor, then the fixed factor is better utilized। मतलब दोनों ही केस में दोनों ही जो फैक्टर्स है वो एकदम न्यू है, तो उनमें प्रोडक्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। फिर क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, जो भी सारे वेरिएबल फैक्टर है उनका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मोर एफिशिएंट है, शुरू में कोई भी लेबर है या रॉ मटेरियल वो ज़्यादा एफिशिएंट है, वो अच्छे से, बट बाद में आते आते उनकी जो एफिशिएंसी वो कम होती जाती है। फिर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स, कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फैक्टर्स मतलब जो भी फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, जो भी वेरिएबल फैक्टर हैं, उनके बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन है वो भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट फेज आता है फेज ऑफ दी डिमिनिशिंग रिटर्न, और द डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू फैक्टर जिसको बोलते हैं, जिस केस में क्या हो रहा है कि टीपी इंक्रीज कर रहा है। देखिए यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि टीपी तो कहाँ इंक्रीज कर रहा है, टीपी इंक्रीज कर रहा है 12 से 14, 14 से 15, बट उसका जो रेट है, रेट मतलब जो ये चेंज है वो क्या हो रहा है, फॉल कर रहा है। सो टीपी इंक्रीजेज विद द डिमिनिशिंग रेट। यहाँ पे हम लोग बोलेंगे टीपी इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, क्योंकि इनका गैप ज्यादा है, 3 है 4 है, बट यहाँ पे टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट रेट क्या है, डिमिनिशिंग है, ठीक है। सो एमपी फॉल्स, एमपी क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है बट पॉजिटिवली फॉल कर रहा है। देखिए यहाँ पे देखिए फॉल तो कर रहा है बट अभी पॉजिटिव है, ठीक है। इस केस में क्या कह रहा है कि ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, मतलब जो भी फिक्स्ड फैक्टर हैं, मशीन्स है, लैंड है, उनका ओवर यूटिलाइजेशन हो गया है, इसीलिए टीपी इंक्रीज तो कर रहा है बट उसका जो चेंज है वो ज्यादा नहीं है। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन ऑफ दी फैक्टर, मतलब मोर एंड मोर वन फैक्टर कैन नॉट बी यूज इन प्लेस ऑफ अदर फैक्टर, मतलब एक ही, मतलब बस हम लेबर को ही चेंज करते रहे तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि प्रोडक्शन अपने आप चेंज हो जाएगा। एक ही फैक्टर को चेंज होने से प्रोडक्शन में चेंज इतना नहीं आएगा। एंड द पुअर कोऑर्डिनेशन इसलिए क्योंकि हम लोग वेरिएबल फैक्टर को तो बढ़ा रहे हैं बट फिक्स्ड फैक्टर बढ़ ही नहीं रहा है, क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो अभी भी वही सेम है, ठीक है। इसी के लिए क्या बोला जा रहा है कि एमपी इंक्रीज तो कर रहा है बट विद दी डिमिनिशिंग रेट के साथ इंक्रीज कर रहा है। थर्ड फेज आता है स्टेज 3 जिसको बोलते हैं, जिसमें टीपी क्या होने लगा, देखिए टीपी अब इंक्रीज करने लगा है, टीपी 14 से 12 हो रहा है। हाँ, एक केस ये भी था कि टीपी क्या हो गया था, वो कांस्टेंट हो गया था 2 यूनिट में, 6 यूनिट और 7 यूनिट में, और वहीं पे एमपी बिकम्स दी 0। नेक्स्ट आता है थर्ड स्टेज ऑफ द निगेटिव रिटर्न, जिसमें क्या हो रहा है कि टीपी क्या है, डिक्रीज होने लगा 14 से 12, देखिए ये फॉल करने लगा, है ना। फिर इस स्टेप पे क्या है कि एमपी क्या हो गया है, निगेटिव हो गया। फिक्सिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर, इसका सबसे पहला रीजन ये कि जो भी फिक्स्ड फैक्टर है वो फिक्स्ड है, उनको चेंज कर नहीं सकते। तो ओवर यूटिलाइजेशन मतलब कोई भी रिसोर्स है उनका इतना ज्यादा यूज कर सकते हैं कि अब उनसे प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिक्स्ड फैक्टर की वजह से। फिर क्या है, ओवर क्राउडिंग ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, हम फिक्स्ड फैक्टर को तो चेंज नहीं कर पा रहे, मशीन को चेंज नहीं कर पा रहे और लेबर को हायर कर ले रहे हैं। जब लेबर हायर कर तो लेंगे, हम बहुत ज्यादा लेबर हायर करेंगे, बट जब वो मशीन ही नहीं अच्छे से चलेगी तो प्रोडक्शन करने का कोई मतलब नहीं होगा। फिर क्या कह रहा है, डिफेक्टिव फैक्टर रेशियो मतलब फिक्स्ड फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का जो भी हम लोग रेशियो ले रहे हैं वो भी डिफेक्टिव है। क्यों? क्योंकि
वेरिएबल फैक्टर तो चेंज हो पा रहा है बट फिक्स फैक्टर कांस्टेंट। तो लेबर आ भी जाएंगे बट कुछ उन्हें रिसोर्स दोगे नहीं प्रोडक्शन का तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। सो यही रीजन है जिसकी वजह से शुरू में टीपीएमपी इंक्रीज करता है, फिर एक टाइम पे टीपी कांस्टेंट हो जाता है, एमपी 0 हो जाता है, टीपी फॉल करने लगता है और एमपी निगेटिव होता जाता है। ठीक है, सो दिस इज द रीजन।